हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रश्नावली एक, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें जो संख्याएं दे दी होती है उसे देख लेते हैं हम। जैसे कि आपकी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को जैसे कि हम जानते हैं कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल एन, जहाँ पर लिखा होगा उसका मतलब वहाँ पर प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है। क्योंकि कैपिटल एन से क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसे नेचुरल नंबर हम कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब ये कौन कौन सी संख्याएं होती है यहाँ पर हम देखते हैं। तो आपकी गिनती वाली जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से अनंत तक की संख्याएं आपकी प्राकृत संख्याएं होती है। इसके बाद में आती है पूर्ण संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या में अगर जीरो शामिल कर लिया जाए तो वो आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कहीं पर डब्ल्यू लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसका मतलब पूर्ण संख्याएं हैं वहाँ पर। तो इसे होल नंबर से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर की वजह से यहाँ पर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इसे। तो होल नंबर हो गया। ये कौन सी संख्याएं हैं, इसमें जीरो शामिल कर लेते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से अनंत तक ये जाती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है और प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती है। इनमें अंतर यही है कि पूर्ण संख्या जीरो से, जीरो शामिल है पूर्ण संख्या में। ठीक है ना। इसके बाद में पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या। अब इसे हम क्या है, जेड से प्रदर्शित करते हैं, या कई बार इसे आई से भी प्रदर्शित कर देते हैं। इसे हम अंग्रेजी में बोले तो इंटीजर नंबर कहते हैं इसे, इंटीजर नंबर। इस वजह से यहाँ पर कई बार आई से भी प्रदर्शित करते हैं और जेड से भी। तो ये एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, इसके ध्यान रखना है आपको कि एक शब्द के लिए अगर पूर्णांक संख्या की बात करेंगे तो जेड या आई कहीं पर भी लिखा हुआ होगा, इसका मतलब पूर्ण संख्या की बात हो रही है। अब पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है? एक तो माइनस वाली सारी संख्याएं, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, और जीरो और प्लस वाली सारी संख्याएं, ये अनंत तक रहेगी। ठीक है, और इधर भी, यानी कि माइनस अनंत से जीरो भी शामिल है और प्लस अनंत, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके बाद में जो संख्याएं आती है इसमें वो है आपकी परिमेय संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, इसे हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं, और इसे अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर क्यों से इसे प्रदर्शित करेंगे, यानी कि क्यों कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्या है यहाँ पर। अब ये कौन सी संख्या होती है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें, जहाँ पर q का मान जीरो नहीं होगा। और p और q, ठीक है ना, p और q कहाँ से लिए जाएंगे? आपके पूर्णांक संख्याओं में से। यानी कि परिमेय संख्या बनाने के लिए किस में से ये संख्याएं ली जाएगी? पूर्णांक संख्याओं में से ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या बनेगी p बटा q के रूप में, तो इसमें क्या होता है कि परिमेय संख्या में कहीं बार यहाँ पर आप माइनस में भी संख्याएं मिलेगी आपको। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। परिमेय संख्याएं आपकी होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे 22/7, 22/7 हो गया, 3/8 हो गया, 9/17 हो गया, -2/5 हो गया। यानी माइनस की संख्या भी हो सकती है, बस नीचे यानी कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद में एक संख्या और देख सुनी होगी आपने, का नाम है भिन्न। ठीक है, भिन्न संख्या, भिन्न को भी देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। भिन्न संख्या में क्या होता है कि ये भी p बटा q के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, p बटा q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन इसमें जो p और q का प्रयोग किया जाता है, यानी ये जो भिन्न संख्या बनाने के लिए जो संख्याएं ली जाती है वो कहाँ से ली जाती है? वो संख्या ली जाती है पूर्ण संख्याओं में से। यानी कि ये जो पूर्ण संख्या हमने देखी है इसमें से ये संख्या बनाने के लिए ली जाएगी। ये कौन सी संख्याओं से मिलकर बनी होती है? पूर्ण संख्या से। जबकि परिमेय संख्या में मिलकर बनी होती है पूर्णांक संख्याओं से। तो इस संख्या को बनाने के लिए, यानी कि परिमेय संख्या को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पूर्णांक संख्याओं का। भिन्न संख्या बनाने के लिए हम, ये भी p बटा q के रूप की होती है। ठीक है,
यानी कि ये भिन्न भी है, ये भिन्न भी है, ये भिन्न भी है, ये भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस वाला चिन्ह आ गया है। ये ध्यान रखना है, भिन्न में क्या नहीं आता है, माइनस का चिन्ह नहीं आता है भिन्न में, ये आपको ध्यान रखना है। और परिमेय संख्या में माइनस का चिन्ह भी आ सकता है। तो ये अंतर होता है भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में। अब इसके बाद में आती है आपकी एक परिमेय संख्या की विपरीत संख्या होती है एक, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होगी? ये एक ऐसी संख्या होगी जो कि इस प्रकार की होगी। ये संख्या होगी आपकी p/q के रूप में, जिसे हम नहीं लिख सकते। वे सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होगी, यानी कि जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं अपरिमेय हो जाती है। तो यही परिभाषा हो जाएगी इसकी अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या, ठीक है, और इसे QC से, यानी कि परिमेय संख्या की पूरक संख्याएं, इसे इनरेशनल नंबर बोलते हैं। इनरेशनल नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये संख्याएं कौन कौन सी होती है देख लीजिए इसमें, जैसे कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। पाई भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये सारी संख्याएं आपकी, जैसे कि वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका वर्गमूल ले लें हम, तो वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या बन जाती है इसमें, ठीक है। तो ये सारी जो उदाहरण देखे हमने, ये अपरिमेय संख्या होती है। इन संख्याओं के बाद में आती है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ये संख्या है, ये आर कहीं पर भी लिखा मिलेगा, इसका मतलब वास्तविक संख्या की बात हो रही है। इसे हम अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी का भी पता होना चाहिए आपको। आर से इसे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ये कौन कौन सी संख्याएं हैं? ये परिमेय और अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि ये जो संख्या है वास्तविक संख्या, ये आपकी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अब ये कौन कौन सी संख्याएं होती है, यहाँ पर देखें हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं इसके कौन कौन सी। तो परिमेय की संख्याएं हमने बात की अभी तक, जो भी p/q रूप में लिखी होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। जो इस रूप में नहीं लिखी जा सकती वो भी सारी की सारी, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं में जो भी संख्याएं होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपकी वास्तविक संख्याएं। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण देखें, हमने अभी देखे थे, ये आपकी अपरिमेय संख्या है, ये सारी अपरिमेय है आपकी, पाई भी आपका है। और इस वास्तविक संख्या में जैसे दशमलव वाली संख्या होगी इस प्रकार की, वो भी इसी में आ जाएगी सारी संख्याएं। यानी कि वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं, जितनी भी आप अभी तक संख्याएं देखी होगी आपने, वो सारी संख्याएं किस में आ जाएगी, वास्तविक संख्या में आ जाएगी। तो इस प्रकार से जैसे 22/7 हो गया, माइनस की संख्या हो गई -5, -6, कितने भी ले लीजिए आप, ठीक है ना। तो वो संख्याएं जैसे कि 0.0001, ये सारी संख्याएं, ये सारी कौन सी है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या होती है। अभी तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो सारी संख्याएं इस संख्या के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में एक सम्मिश्र संख्या भी होती है, उसे आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। अभी तक तो हमने ये संख्याओं के बारे में चर्चा की है। इसके बाद में आपके जो प्रश्नावली है, एक इसमें एक चीज है जो कि परिमेय व अपरिमेय के लिए खासकर है। जैसे कि यहाँ पर एक चीज है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार में क्या है, इसमें देखो, आप जब किसी संख्या में भाग देते हो, ठीक है, किसी संख्या में आपने भाग दिया और उसका शेषफल शून्य आ गया, क्या आ गया, शेषफल शून्य आ गया। ये पहली कंडीशन मान लेते हैं हम कि जैसे आपने किसी संख्या में भाग दिया, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 6 है,
6 में आपने भाग दिया है यहाँ पर 5 का, ठीक है। तो एक बार, ठीक है, एक बार चला गया, फिर कितने बचे, एक बच गया। एक में भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव प्रसार है, तो दशमलव के बाद शेषफल शून्य हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप देख लीजिए कि 6 में हमने 5 का भाग दिया, एक बार चला गया, ठीक है, एक बच गया। अब इस एक एक में भी पूरा पूरा भाग देने के लिए यहाँ दशमलव लगाया हमने, ये 10 हो गए। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आपका जीरो आ जाएगा शेषफल, ये ठीक है ना। तो ये शेषफल जीरो आ गया। इस प्रकार की अगर संख्याएं होती है तो हमने ये देखिए भी एग्जाम्पल के तौर पे ये भी संख्या भी लिख सकते हो आप, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमने ये उदाहरण देखा 6/5, तो ये संख्या भी है आपकी, इसमें 1/2 आ गया, ठीक है। और भी संख्याएं हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो यहाँ पर 7/8 है। अब 7 में 8 का भाग देके देखते हैं, तो इसमें भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे तो 70 हो जाएगा, 70 में भाग देंगे, ठीक है। तो ये 8 का 8 बार चला जाएगा, 64 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ 6 शेष रह जाएगा घटाने के बाद में। तो यहाँ पर अब दशमलव लगाने के बाद में हम जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 में 8 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 बार 56, फिर 4 बचेगा, फिर दशमलव लगा दिया हमने पहले ही, तो यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 40 में 8 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह शेषफल एक टाइम के बाद में जीरो हो जा रहा है इसमें, यानी कि जीरो हो जाता है। तो अगर इस प्रकार से हो जाता है तो ये आपका शेषफल शून्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल शून्य है, इसका मतलब यहाँ पर दशमलव प्रसार है, ये क्या है आपका दशमलव प्रसार आपका शांत है। यानी कि एक संख्या के बाद में इसमें जो शेषफल है वो शून्य हो जाता है, तो इसका दशमलव प्रसार शून्य है। अब यहाँ पर हम देखें कि कभी शून्य ही नहीं हो, दूसरी स्थिति देखें इसमें कि दशमलव प्रसार शांत है इसमें, ये तो हमने देख लिया है। लेकिन अगर इसमें हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इसमें दशमलव प्रसार शांत ही नहीं हो तो फिर क्या हो, तो इसमें देखते हैं हम दूसरी कंडीशन भी, उसके एग्जाम्पल भी लेकर देखेंगे, जिससे कि हमें ये पूरा समझने में आ जाए सही तरीके से। क्योंकि ये दशमलव प्रसार आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए सही होता है। यहाँ पर दूसरा है आपका शेषफल। कभी शेषफल कभी कभी भी शून्य शून्य नहीं होता, शेषफल शून्य नहीं होता है। इसका मतलब कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखिए 1/3, ठीक है। 1/3 में अगर आप एक में आप भाग दोगे, ठीक है, 3 का भाग नहीं जा रहा तो हम दशमलव लगा देंगे, 10 हो गया, 10 में 3 का भाग देंगे, 3 बार चला जाएगा, 9 आ जाएंगे, एक शेष रह जाएगा। फिर दशमलव लगाने के बाद में हम जीरो लगा सकते हैं, तो ये तो बार बार यही प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है ना। यानी कि शेषफल शून्य नहीं होगा, इसमें वापस एक आता रहेगा बार बार, और इधर शेष भागफल में 3 3 ऐड होते रहेंगे इसमें, और ये इसमें फिर जीरो लगाकर हम यहाँ पर इस प्रकार से करते रहेंगे, और फिर 3 ऐड होते रहेंगे, तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि शेषफल कभी शून्य नहीं होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक आ जा रहा है वापस, ठीक है ना। तो ये शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है इसमें 1/7, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो एक दो ही एग्जाम्पल हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें आप भाग दोगे, जैसे कि हम यहाँ पर भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा, भाग देने के बाद में आप खुद भी देख सकते हो इसमें, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको इसमें। तो यहाँ पर एक में भाग देते हैं हम 7 का, ठीक है, तो भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में देंगे एक, 3 शेष रह जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 बार चला गया, फिर यहाँ पर 28 बार गया ये, तो 2 शेष रह गया, दशमलव लगा दिया हमने पहले ही तो 0 हो गया, 2 बार चला गया यहाँ पर, ये हो गया 14, ये 6, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर 6 और 0 लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि दशमलव हम लगा चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर ये 8 बार चला जाएगा, फिर इसमें 8 बार गया तो ये 56, 4 रह गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 में हम फिर 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। 40 में कितनी बार जाएगा, 5 बार में 35, फिर यहाँ पर 5 शेष रह जाएगा, फिर यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे, ठीक है।
फिर यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे तो ये फिर 49 बार चला जाएगा, फिर एक रह जाएगा 7 बार, ठीक है ना। 7 और 7 49, एक रह गया। अब फिर वापस वही प्रक्रिया आ जाएगी, यानी कि यही संख्या वापस दोहराने लग जाएगी। तो इस प्रकार से ये संख्याएं वापस इसी प्रकार से चलती रहेगी और शून्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये संख्याएं वापस ऐसे कैसे चलती रहेगी रिपीटेशन में, तो इस प्रकार की संख्याएं वापस आती रहेगी, इसमें हम भाग देंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ऐसे जो एग्जाम्पल है और ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आपके, तो उसमें क्या है कि आपके ये जो एग्जाम्पल है ये आपके परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर दशमलव प्रसार की बात करेंगे तो यहाँ पर ये संख्याएं किस प्रकार से पहचानी है उसकी भी बात कर लेते हैं अब हम, क्योंकि दशमलव प्रसार इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके प्रश्नावली में जो दिए हुए हैं उसमें। क्योंकि दशमलव प्रसार हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हम मोटी मोटी बात देख लेते हैं दशमलव प्रसार के लिए इसमें। और इस प्रकार के अगर इसमें जो हमने देखा अभी कि कभी शून्य नहीं होता है इसमें, तो ये एक इसमें क्या है कि ये जो एक पुनरावृत्ति होती रहती है, आपने देखा एक अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। अगर ऐसा है तो ये अभी हमने देखा कि ये दशमलव प्रसार ऐसा है। अगर इस प्रकार का है तो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, ये दशमलव प्रसार होगा आपका, ये दशमलव प्रसार आपका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, ये होगा आपका अनावसानी, यानी कि अशांत अनावसानी आवर्ती का होगा ये आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इस प्रकार का होगा ये, ठीक है। दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, अनावसानी आवर्ती का होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपने देखा कि शेषफल कभी शून्य नहीं होता है, ठीक है। अब दशमलव प्रसार के लिए हम यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के नजरिए से देख लेते हैं कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तब तो हम किस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि संख्याएं किस प्रकार की आपकी दशमलव प्रसार में होती है। तो यहाँ पर हम पहले आपका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं, दशमलव प्रसार। और इस दशमलव प्रसार में आपकी जो संख्याएं होती है वो दो तरीके की आपको मिलेगी। जैसे कि एक तो मिलेगी आपको शांत, जैसे कि अभी हमने देखा है, एक अशांत, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि शांत में तो जो भी संख्या शांत होगी वो आपकी परिमेय संख्या होगी, जो कि हमने देखा है अभी, सारी की सारी जो भी शांत होगी वो परिमेय संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर देखा भी है अभी, यहाँ पर हमने देखा है शेषफल शून्य है तो दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अशांत है, ठीक है, अशांत में दो कंडीशन होगी। दो कंडीशन कौन कौन सी होगी, एक तो होगी आपकी अनावसानी आवर्ती, अशांत अनावसानी आवर्ती, यानी कि जो भी हमने देखी है यहाँ पर, ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली अनावसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, ये हमने देखी है अभी। इसमें क्या होता है कि शेषफल शून्य नहीं होता, इस प्रकार से एक अंक वापस आता रहता है बार बार दशमलव के बाद में, या कुछ संख्याएं के बाद में उन संख्याओं की वापस पुनरावृत्ति इस प्रकार से होती रहेगी। तो अगर इस प्रकार की संख्याएं है तो ये संख्या भी कौन सी संख्या होती है, ठीक है, ऐसी संख्याएं हैं तो ये संख्या भी क्या होगी आपकी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इस प्रकार की संख्या होगी तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन अब देखिए अपने पास अपरिमेय संख्या के लिए केवल एक बचा है यहाँ पर, अशांत अनावसानी अनावसानी अनावर्ती अनावृत्ति, ये बचा है हमारे पास। इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है, ये बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर अनावसानी अनावर्ती ये होता है और ये संख्याएं आपकी अपरिमित संख्याएं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, दशमलव प्रसार में बहुत आपकी मदद करेगा ये, क्योंकि दशमलव प्रसार में जो शांत होती है वो परिमेय होती है और अशांत में अनावसानी आवर्ती होती है, ये आपकी परिमेय संख्याएं होती है। अनावसानी अनावर्ती में
परिमेय संख्या ही होती है। और इसमें इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल होगा परिमेय संख्याओं के लिए अनावसानी अनावर्ती है। इसमें एग्जाम्पल होगा जैसे कि यहाँ पर 1 है, 0, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, इस प्रकार की संख्याएं आती रहेगी, फिर बढ़ता रहेगा 0। तो इस प्रकार की संख्याएं होगी, ये आपकी 1 दशमलव के बाद में ये संख्याएं आती रहेगी। ठीक है, 1 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, मतलब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है कहीं पर भी। ठीक है ना, इस प्रकार से सेम नहीं होगा, ये इस प्रकार से चलता रहेगा। जैसे कि इसमें आपका देखने को मिलता है, आपको इस प्रकार की संख्या देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो अब इसमें एक एग्जांपल आप पाई का ले सकते हो। एक ई जो आइलैंड नंबर है ये भी है, ई का जो इसका पाई का मान है, ये पाई का मान भी इसी प्रकार से दशमलव में चलता रहता है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य एग्जांपल थे जो कि हमने देख लिए इस प्रकार से। आप तो मोटा मोटा ये ध्यान रखें कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक दशमलव के बाद में कहीं पर भी वो संख्याएं रुकी नहीं रही है, बस उसमें आपको ये देखना है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। पुनरावृत्ति होगी तो वह अनावसानी आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, पुनरावृत्ति होती है तो वो किस प्रकार का हो जाएगा, अनावसानी आवर्ती। यानी कि अभी हमने देखा 1/3 है, तो ये 0.33333 इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्या ही है। अगर एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है ना, या 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती रही, वो भी आपकी परिमेय संख्या है। 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती रही, जैसे कि 2 9 7 2 9 7, ऐसे बार बार। ठीक है, या कोई और संख्या हो, जैसे कि हमने अभी देखा था कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी। ठीक है ना, इसमें देखा था 1/7 में 0.1 क्या आया था उसमें, 1 4। यहाँ पर हम देख रहे थे 1/7 में, यहाँ पर 14 28 57। ठीक है ना, इसकी पुनरावृत्ति हो रही थी बार बार। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी परिमित संख्या है, क्योंकि इनकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो ये आपकी परिमित संख्या हो जाएगी। और इसमें जो शांत होगी, शांत में तो सीधा सा पता चल जाएगा कि उसमें क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा आपका दशमलव के बाद। ठीक है, क्या शून्य हो जाएगा शेष पर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आपका दशमलव प्रसार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी संख्याओं के लिए। ठीक है, अब परिमेय संख्या की बात कर लिया, अब इसमें जो नियम देख लेते हैं। यहाँ पर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो संक्रियाओं के आधार पर उनका देखेंगे कि किस प्रकार से उनके परिणाम आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। उस परिमेय संख्या में आप अगर जोड़ते या घटाते हो, क्या घटाते हो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या। यानी कि यहाँ पर क्या बोला हमने कि परिमेय संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं अपरिमेय संख्या, तो वो क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या, ये वाली संख्या बन जाएगी। ठीक है, जैसे कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। जैसे कि कोई भी आप ले लीजिए परिमेय संख्या, जैसे कि मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ। 5 एक परिमेय संख्या ही है, इसके नीचे 1 मान लें हम तो परिमेय संख्या बन जाएगी, लेकिन हम इसे 5 ही मान लेते हैं। यहाँ पर हम जोड़ते हैं, इसमें अपरिमेय संख्या हमने देखी अभी वर्गमूल 2, तो ये संख्या जोड़ने के बाद में क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं, घटाते भी हैं तो भी ये क्या बन जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो संख्याएं जुड़ेगी तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्या बनेगी। अब दूसरी देखते हैं इसमें, मान लीजिए हमने एक अपरिमेय संख्या ले ली, एक तो अपरिमेय संख्या ली हमने, और इधर हमने क्या ले ली है, परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि परिमेय संख्या इधर है और अपरिमेय संख्या इधर है। अगर अपरिमेय संख्या इधर भी होगी और परिमेय संख्या इधर भी होगी और संक्रिया वही जोड़ और घटाना होगा, यानी कि जोड़ना और घटाना होगा, तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर संक्रिया क्या प्रयोग में लेंगे, यहाँ पर गुणा करें या भाग देवें। अपरिमेय संख्या में
अपरिमेय संख्या को आप गुणा करें परिमेय संख्या से तो ये आपका अपरिमेय संख्या ही आएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ऊपर वाला ही लेके चलते हैं। जैसे हम वर्गमूल 2 ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, तो ठीक है, इसको गुणा करते हैं हम। किससे गुणा करें? परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या मान लेते हैं 5 ही हम, तो ये क्या आ जाएगा? 5 वर्गमूल 2। तो ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसमें वर्गमूल 2 आ रहा है, जिसके हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते अच्छे से। इसमें मतलब कुछ संख्याओं के बाद में भी इसमें नहीं आएगा, उसका शेषफल शून्य नहीं होगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में हम यहाँ पर भाग के लिए भी देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर वर्गमूल 2 में भाग दे 5 का, तो भी ये वर्गमूल 2/5 ही रहेगा, जो कि आपका एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब इसमें तीसरी कंडीशन क्या है देखिए, ये चीज़ें आपको याद रखने में बहुत याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इससे मोटा मोटा आपको पता रहेगा कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो आपका उत्तर क्या आएगा, ये चीज़ें आपको पहले ही पता हो जाएगी। जैसे आप परिमेय संख्या में मोटा मोटा आप यह ध्यान रखो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, इनको अगर जोड़ना और घटाना होगा तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आप देखोगे एक तरीके से, तो यहाँ पर चारों ही कैसे भी लिखो आप, लेकिन संक्रिया जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग होगी, तो दोनों संख्याएं कौन सी मिलेगी आपको? यहाँ पर आप देख लो, दोनों तरफ ही आपको अपरिमेय मिल रही है। तो ध्यान रख लो, आपको मिलेगी तो अपरिमेय संख्याएं, बस आपको संक्रियाएं ध्यान रखनी है कि जोड़ना घटाना कुछ भी करो आप, एक संख्या परिमेय होगी और दूसरी अपरिमेय होगी, तो आपको क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो। ठीक है, इस प्रकार से। अब तीसरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान भी रखनी है आपको, कि आप मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या है, इधर भी अपरिमेय संख्या है, इधर भी, और इधर भी आपकी अपरिमेय संख्या है, यानी कि दोनों तरफ अपरिमेय अपरिमेय है। अब अपरिमेय अपरिमेय है तो इनमें ये संक्रियाएं जो भी हमने ऊपर की है, ये अगर इनमें बारी बारी करें, जैसे कि जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा करना हो गया, भाग हो गया, ये संख्याएं कोई सी भी करे, ठीक है ना, ये संक्रिया, ये क्या है? ऑपरेशन है हमारी संक्रिया। ये संक्रियाएं हम क्या करें? अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्याएं घटाएं, जोड़ें, गुणा करें या भाग देवें, तो हमें कौन सी संख्याएं मिलेगी? ये हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय भी मिल सकती है। तो ये आपको जो दिया होगा उसके आधार पर ही हम बता पाएंगे कि अगर दोनों संख्याएं आपकी अपरिमेय है, इधर भी और इधर भी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, वर्गमूल 2 है, उसमें वर्गमूल 2 जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब देखिए, ये अपरिमेय है, ठीक है, वर्गमूल 2 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये परिमेय मिल गई आपको। ठीक है, अपरिमेय नहीं है यहाँ पर, ये जुड़ के क्या हो जाएगी? 2 वर्गमूल 2, इस प्रकार से। तो ये भी आपकी क्या हो गई? अपरिमेय हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, जुड़ जाएगी, यहाँ पर गुणा नहीं है, गुणा में हो जाएगा ऐसा, इसमें हो जाएगा गुणा में। गुणा में आप देखोगे कि दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ये 2 हो गया गुणा होने के बाद में, तो यहाँ पर ये परिमेय हो गई। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं है, जोड़ में क्या हुआ है? ये जुड़कर वापस अपरिमेय संख्या हुई है, लेकिन गुणा में ये परिमेय संख्या बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमेशा फिक्स नहीं होगा कि कौन कब क्या आएगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है जब भी हम सवाल करेंगे, और ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना मोटी मोटी, कि अपरिमेय होगी तो आपको कुछ भी आ सकती है, यहाँ पर अपरिमेय भी आ सकती है, परिमेय भी आ सकती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको इसमें। यहाँ पर हम देखें कि अपरिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं योग और गुणन के लिए, योग व गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया, योग और गुणन संक्रिया में एक होता है आपका क्रम विनिमय। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होता है कि दो संख्याएं हैं ए बी, उनको जोड़ें, यानी कि उनको जोड़ें तो वो किस प्रकार से आ जाए? बी प्लस ए। ठीक है, ये होता ही है। और गुणा के लिए, गुणन संक्रिया में उनको गुणा करें तो ये इस प्रकार से आ जाए। ठीक है, तो अगर इसको संतुष्ट करती है कौन सी?
अपरिमेय संख्याएं। इसी प्रकार से योग और गुणन की संख्याएं देख रहे हैं ये, इनमें है साचर्यता। साचर्यता, साचर्यता में भी ऐसे कैसे ही है कि योग के लिए हम देखें यानी कि इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर इनको सिद्ध करती है यानी कि संतुष्ट करती है। तो गुणा के लिए देखें तो गुणा के लिए भी संतुष्ट करती है, क्योंकि हमने यहाँ पर योग और गुणन संक्रियाओं की बात की है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की होगी a इंटू बी प्लस सी, ये साचर्यता नियम होता है इसका। इसके बाद में एक बंटन नियम भी आता है, ठीक है, बंटन नियम, ठीक है। ये 3 नियम हैं, इनको जो अपरिमेय संख्या है ये संतुष्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए जनरल चीज़ थी, इसको हमें पता होनी चाहिए अभी। इसके बाद में कुछ एक संख्याएं हैं जो कि अपरिमेय संख्याओं के लिए काम देगी आपको, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कोई संख्या दी होगी आपको वर्गमूल इस रूप में, तो इन्हें हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्गमूल के रूप में अगर आपको इस प्रकार से मिलती है तो इनको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी प्रश्नावलियों में काम आने वाली है। चैप्टर फर्स्ट की जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं आपकी उनमें काम आने वाली है। दूसरी आपकी एक इसी प्रकार की फिर से ये ए बटा बी के रूप में हो, तो इसमें इस प्रकार से अलग कर सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। और हम देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जैसे कि आपने 2 ले ली यहाँ पर इस प्रकार से ब्रैकेट में वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी और एक में माइनस, ठीक है, एक में माइनस वाली ले ली आपको, इस प्रकार से माइनस वाली ले ली आपने। तो इनमें क्या होगा कि ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए माइनस बी। कैसे, आप इनको गुणा करते जाओगे, इस प्रकार से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगी, जुड़कर ये हो जाएगी ए, फिर ए को आप बी से करोगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस वर्गमूल ए वर्गमूल बी, फिर इसको इससे करोगे तो ये हो जाएगा प्लस वर्गमूल बी वर्गमूल ए, फिर प्लस बी को प्लस वर्गमूल बी को माइनस वर्गमूल बी से करोगे तो ये माइनस का वर्गमूल वर्गमूल गुणा होकर बी बन जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर ये माइनस से प्लस कैंसिल, ए माइनस बी, तो इस प्रकार से आया ये। और ये आपकी एक सर्व समीका भी होती है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सर्व समीकाएं आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ये जो सर्व समीकाएं हैं इन्हें आप अच्छे से रख लेना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, एक तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक इसके लिए अभी हमने देखी है, अगर ऐसा मिल जाए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये क्या होगी ए प्लस बी ए माइनस बी, इस प्रकार से हो जाएगी ये। तो ये हमने देखा, ये सर्व समीकरण याद रखनी है तीनों आपको, ठीक है, ये तीनों, ये इसी का रूप था ये वाला, ठीक है, ये अभी हमने किया है। इसके बाद में यहाँ पर आगे देखते हैं और भी, वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी का होल स्क्वायर, यानी कि आप देखोगे ये पहली वाली, ये वाली जो सर्व समीकरण है इसका प्रयोग करते हुए आपको ये ओपन करनी है। तो वर्गमूल ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाएगा प्लस 2, ए बी की जगह यहाँ पर वर्गमूल ए और वर्गमूल बी है, तो वर्गमूल ए और वर्गमूल बी, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं हम, तो इसकी सहायता से हम इस प्रकार से लिख देंगे, ए क्यू वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत लिख देंगे इस प्रकार से, प्लस प्लस बी, वर्गमूल बी है तो बी का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में पांचवा देखते हैं, पांचवा भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। पांचवा ब्रैकेट में किस प्रकार से हम गुणा करते हैं, वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी वर्गमूल सी वर्गमूल डी, इनको कैसे गुणा करते हैं देखिए, ए को सी से करेंगे तो वर्गमूल ए सी, ठीक
ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस प्रकार से आएगा, जिससे मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, हम गुणा करेंगे तो इस तरीके से आएगा शुरुआत में, तो फिर इस तरीके से लिख दूंगा उसे मैं। इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि हम इनको क्यों लिख रहे हैं ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे, वर्गमूल ए को और सी को गुणा करेंगे वर्गमूल में। ठीक है, प्लस वर्गमूल ए को डी से गुणा करेंगे तो वर्गमूल ए डी, प्लस वर्गमूल सी को एस बी से गुणा करेंगे, यानी कि वर्गमूल बी को वर्गमूल सी से करेंगे तो ये वर्गमूल बी सी, प्लस वर्गमूल बी को वर्गमूल डी से गुणा करेंगे तो वर्गमूल बी डी, इस प्रकार से। तो ये इस तरीके से आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में घातांक नियम देखते हैं इसमें, क्योंकि आपकी जो प्रश्नावली है उसमें घातांक नियम की भी आवश्यकता पड़ेगी। घातांक नियम, घातांक नियम में कौन कौन से आपके आवश्यकता पड़ने वाली है, घातांक नियम की जानकारी होनी चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर जो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, वहाँ पर ए को हम आधार मानेंगे, ए को हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। और जो एम और एन है, एम को तो क्या मानेंगे, एम को आधार मानेंगे और एम एन को घातांक मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखनी है आपको। यहाँ पर पहला जो घातांक नियम है हम देख लेते हैं। ए आपका आधार है, इसकी घात एम है, और यहाँ पर भी आधार ए है, एम इसकी घात थी, एन इसकी घात है। ठीक है, इसका क्या हल आएगा, यानी कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। इस नियम के आधार पर इसकी घातें जुड़ जाएगी। कौन सा नियम, कि आधार समान होने पर, यानी कि ए समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। उदाहरण के हिसाब से देखें तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक इसका, कि जैसे कि आपको 2 की घात है आपके 5, ठीक है, और यहाँ पर 2 की घात है यहाँ पर आपके 3, तो आधार समान है, 2 2 आ रहा है दोनों जगह, आधार समान है, 5 और 3 जुड़कर कितनी हो जाएगी, 8। इस प्रकार से ये आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। दूसरा देखते हैं इसमें आप, घातांक नियम दूसरा है कि जैसे ए की घात एम है कोई, और ब्रैकेट के ऊपर भी घात है कोई। ठीक है, तो इस समय क्या होगा कि ये घातें आपस में गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, कि आधार के ऊपर एक घात है और ब्रैकेट है, उसके ब्रैकेट के ऊपर भी एक घात और है, तो वह घातें आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 की घात यहाँ पर 3 है और ब्रैकेट के बाहर 4 घात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 2 की घात 3, और ये आपस में गुणा हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 की घात 12, इस तरीके से। ठीक है, तीसरा नियम देख लेते हैं। और जैसे यहाँ पर ए की घात एम है और बटा में ए की घात एन है, तो यहाँ पर आधार समान है लेकिन ये अंश और हर के रूप में है, तो यहाँ पर ये आधार ए है और इनकी घातें एम माइनस एन हो जाएगी। ये क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जो ए एन है ये ऊपर चला जाएगा, किसके पास, ए एम, इस प्रकार से ऊपर चला जाता है ये ए, और यहाँ पर ये प्लस में है इसकी घात, तो ये माइनस में हो जाती है। और वही पहला नियम काम करता है इसमें भी, कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो ये जुड़ेगी तो इस प्रकार से, इसमें माइनस चिन्ह होने के कारण ये इस प्रकार से आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से, बस अर्थ इसमें ध्यान होना चाहिए कि एम की घात बड़ी होनी चाहिए किससे, एन की घात से, नीचे वाली घात छोटी होनी चाहिए और ऊपर वाली घात बड़ी होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल, जैसे 2 की घात 7 है, हर में 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 7 माइनस 4, ये आ जाएगा 2 की घात 3। इस तरीके से ये घातांक नियम है। चौथा है आपका, जैसे कि आपकी जो घात है वो समान है और जो आपका आधार है वो अलग अलग है। इस प्रकार से आधार तो अलग अलग है आपका, लेकिन घातांक है वो आपका क्या है, समान है। तो इस समय क्या करेंगे, हम दोनों को ब्रैकेट में रख लेंगे और उन घातों को ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे घात को, इस प्रकार से। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है 2 की घात
3, ठीक है, और 4 की घात 3। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा ये 2 की घात और 4 की घात है ना, ये ब्रैकेट के बाहर इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। इन्हें गुणा कर देंगे तो ये 8 की घात 3 हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये चौथी नियम इस प्रकार से है। पांचवा नियम देखते हैं अब। पांचवा नियम है जैसे कि कोई घात है, आधार है a और उसके ऊपर घात है बटा के रूप में, यानी कि 1/n, ठीक है। इस प्रकार की घात है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है करनी चिन्ह है और इसके आगे n इस प्रकार से लिखते हैं हम। जैसे कि एक घात होती है, हम जानते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखें कि 4 है, 4 के ऊपर घात है 1/2, ठीक है। 4 के ऊपर घात है 1/2, तो इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, वर्गमूल 4 के रूप में, और 2 यहाँ पर रहता ही है जिसे हम लिखते नहीं हैं कई बार, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर 3 होगा तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, 4 होगा तो 4 लिख देंगे, तो इस प्रकार से हम लिखते नहीं है कई बार, ठीक है। 2 के रूप में तो नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होगा तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पर। और इसका हम जानते हैं कि वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो इसका आंसर 2 आ जाता है इस प्रकार से। तो ये घातांक नियम इस प्रकार से हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। एक और देख लेते हैं इसमें कि जो आपकी इस रूप में होगा, घातों के रूप में इस प्रकार से होगा, इसका मतलब क्या होगा, बटा के रूप में, जैसे यहाँ पर भी कुछ संख्याएं होती, 2/3 होता, तो उसका मतलब क्या था। जैसे यहाँ पर तो हमने देखा कि 1/2 है, इसमें तो 1/2 है, लेकिन यहाँ पर 2/3 होता, उसका मतलब क्या होता। तो यहाँ पर यही देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जैसे वर्गमूल के अंतर्गत तो आ जाती है a आपका आधार, और इसके बाद में नीचे वाला आपका आगे आएगा, ठीक है, और ब्रैकेट लगाते हुए ये घात बाहर आ जाएगा इस प्रकार से, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। a⁻m और n को हम बाहर लिखेंगे यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका 8, ठीक है, 8 ले लेते हैं, और इसका एग्जाम्पल 2 या 3/2 ले लेते हैं, 3/2 इस प्रकार से। अब देखिए 2/3 ले लेते हैं, 2/3 सही रहेगा, 2/3। अब देखिए वर्गमूल का चिन्ह 8, ठीक है। अब 8 को या तो आप 8 की घात जो ऊपर वाली है उसको तो यहीं लगा दो इसके, नहीं तो ब्रैकेट लगा के, जैसे कि यहाँ पर है, यानी कि दोनों तरीके से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। नीचे वाला है वो तो यहाँ पर आ जाएगा आगे, और इसका जो घात है इस प्रकार से, या 8 की घात लगा दें हम 2 और फिर इसका वर्गमूल ले और 3 को यहाँ पर इस प्रकार से लिखें। तो देखेंगे आप इसे हल करेंगे, 3 आगे है तो इसका मतलब हुआ कि 2, ठीक है, और इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है ना। और ऐसे करेंगे तो ऐसे भी 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 64 का घनमूल कितना होता है, 4 ही होता है। तो दोनों से आंसर तो एक ही आएगा आपका। घातांक नियम इस प्रकार से, ये सारे घातांक नियम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। एक घातांक नियम है a⁻0, यानी भी किसी भी संख्या की घात 0 होगी उसका मान 1 होगा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1,00,000, कितना लिखा हुआ है 1,00,000, लेकिन इसकी घात 0 है यहाँ पर, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो घात 0 होगी उसका मान सदैव 1 होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमने इस प्रश्नावली के लिए, जो प्रश्नावली है पहली संख्या पद्धति, इसके लिए हमने छोटी छोटी चीज़ों की बातें की है, ये इसकी बेसिक जानकारी है, क्योंकि ये जानकारी अगर याद होगी तो इस प्रश्नावली में आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे, ठीक है। तो हम इस प्रश्नावली के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको देख चुके हैं, इनको आप अच्छे से देखिए, पढ़िए और इनका विश्लेषण कीजिए, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप अगली क्लास में जाते हैं 10th में, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा गाइडेंस, प्रश्नावली की बेसिक जानकारी से लेकर बेसिक से बेसिक जानकारी के लेकर आपको पूरी प्रश्नावली अच्छे से समझाई जाती है। इस वजह से यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। और आने वाली जो अगली क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा।
ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।